नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया। सीएम शिवराज ने इस मौके पर कहा कि पेसा एक्ट के जरिए आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के हक सुरक्षित रहेंगे। वहीं सीएम ने धर्मांतरण के जरिए आदिवासियों की जमीन हड़पने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव से पहले आदिवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष का तो यहां तक कहना है कि पेसा एक्ट 1996 में ही दिग्विजय सिंह के समय लाया गया था। कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार का भी आरोप बीजेपी पर लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ छल किया, इसलिए सब तरफ से मायूस कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। तो पेसा एक्ट का आज उपहार यहां पर दिया गया। कुछ तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ और कार्यक्रम में किस तरह से तस्वीरें नजर आई। बिरसा मुंडा को नमन यहां पर किया गया। आदिवासी संस्कृति की झलक यहां पर देखने को मिली। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे, राष्ट्रपति यहां पर पहुंची और प्रदर्शनी का उन्होंने जायजा लिया। फिर पेसा एक्ट का उपहार भी मंच से राष्ट्रपति ने मिला। तो इस पूरे मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवाते हैं। पेसा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और यह पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा और उस पर फिर पलटवार करते हुए सूबे के गृह मंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं ये भी बयान आपको। बड़े लागू है, एक्ट क्या लग रहे हैं। एक तो माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1996 में जब मैं सदन में विधायक था तब लागू हुआ था। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में प्रस्ताव हुआ था, बाद में उसके बाद ही पारित हुआ। 1996 दिग्विजय सिंह के समय भी हुआ था, इसलिए अब आप लागू कर रहे हैं। अभी तक 18 वर्ष से क्या मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान नहीं आया आदिवासियों के प्रति। अगर चिंता थी, ये केवल चुनाव का 1 साल के अंदर चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। चाहे पैसा हो या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि वो जनजातीय वर्ग से आती थी। देश का सर्वोच्च पद उन्हें मिल रहा था, विरोध कर दिया। पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी, अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजातीय वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं, उन्हीं के वोटों पर हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? आप एक काम ऐसा नहीं बता सकते कि जिसका ये समर्थन करते हो। हर बात का विरोध करते हैं, अच्छे का भी और बुरे का भी। और यही कारण है कि कभी पिछले 20 साल में इन्हें हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल यहां पर कि जनजातियों के नाम पर त्योहार हुआ, पेसा एक्ट का उपहार भी
मिला। अब आदिवासियों के साथ छल क्या नहीं होगा? बीजेपी राज में भविष्य उज्जवल रहेगा? यह अहम सवाल, क्योंकि सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, देश में पहले नंबर पर आदिवासियों पर हो रहा है यहां पर अत्याचार। एमपी में आदिवासियों का हितैषी कौन? बीजेपी कांग्रेस में इसको लेकर रण छिड़ा हुआ है। हालांकि इस सवाल का जवाब यहां पर आदिवासी नहीं दे रहे हैं, वो मौन है। तो आदिवासियों के साथ नहीं होगा छल, बीजेपी राज में भविष्य होगा उज्जवल। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल यहां पर, तो इन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जाट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहां पर बृजगोपाल लोया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने एक तोहफा दिया, यहां पर उपहार दिया, आज राष्ट्रपति पहुंची, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, वो कितने वाजिब सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ भ्रम की स्थिति यहां पर पैदा कर रही है सरकार। एक दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये जो भ्रम की स्थिति पैदा करना, उसका सवाल ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये सरकार है, ये हर लोग, और इसीलिए जनता और इनके साथी और इनके सहयोगी और इनके सभी लोग इन्हें नकारते रहे। आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में जो राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी और इनके 19 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर वोट दिया है। इन्होंने 75 साल किसी समुदाय, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे वो संतुष्टि की बात नहीं कर सकते हैं। हम हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य में वो कहीं वोट नहीं होता है। 2018-19 में जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे प्लान कर रहे थे तो वो हिस्सा चुना गया जो आदिवासी समुदाय का है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, दाहोद, ये हिस्सा जो बने ये छका। इसके बाद हमने पिछले वर्ष कोई चुनाव नहीं था, परंतु रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। हमने पिछले वर्ष आदिवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए गंटिया फार्म के नाम पर इंदौर और रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का काम किया। हमने इस प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। हमने इस देश को पहली महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी मुखिया दी। हमें उनका उत्थान करना है, हमें उनका गौरव बढ़ाना है, हमें उनके लिए काम करना है, हमें उनकी समृद्धि के लिए काम करना है और उस स्तर तक करना है जिस स्तर में वो आप और हमारे बराबरी तक ना आ जाए। उनकी शैक्षणिक स्तर बढ़ना, उनको रोजगार के अवसर आना, ये सारी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी के पास है। बखूबी आप निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है आनंद जाट जी, अब सवाल आपसे, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त में कांग्रेस का क्या रुख रहा था वो देखा गया, उसके बाद अब चूंकि आज पेसा कानून की बात हुई, यहां पर आदिवासियों की बात, जनजातियों की बात हुई, तो उसके बाद गोविंद सिंह जी का वो जो बयान आया, मैं ये समझना चाहता हूं कि इसको लेकर आपत्ति क्या है कांग्रेस को? अगर आदिवासियों का कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ हित हो रहा है, क्योंकि आप भी तो यही तो चाहते हैं। देखिए सर, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी मेरी भी राष्ट्रपति है और मेरी पार्टी की भी राष्ट्रपति है। तो ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है आज, क्योंकि वो महामहिम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं निचले स्तर पर आकर एक महामहिम के पद को राजनीतिक चर्चा का विषय बना देना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं ये होने नहीं दूंगा। वो हमारी भी महामहिम है, आदरणीय है और इस देश की प्रथम नागरिक हैं। तो मुर्मू जी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने से बचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इनमें ये राजनीतिक शुचिता नहीं है, ये अलग विषय है। अब बात करते हैं पेशा अधिनियम की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार है और मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम आज लागू करने की इनको याद आ रही है, क्योंकि चुनाव सामने है। और पिछले चुनाव में आदरणीय कमलनाथ जी हाथ के पंजे और कांग्रेस पार्टी को आदिवासी भाइयों बहनों का जो जनादेश मिला था उससे ये घबराए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इनके जो मात्र संगठन हैं
वो लगातार आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि नेमावर में जब आदिवासी माताओं बहनों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था दबंगों ने, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता नजर आई थी। सिवनी में हुड़दंग दल के लोगों ने आदिवासी 2 भाइयों की भीड़ में हत्या कर दी थी। तब आदिवासियों से प्रेम नहीं दिखा था, तब उनसे सहानुभूति लोया जी नहीं देने गए थे। उसके बाद इन्हीं की सरकार में खरगोन के अंदर एक कस्टडी में, पुलिस कस्टडी के अंदर एक आदिवासी युवक की हत्या हो जाती है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद देश में सर्वाधिक आदिवासियों पर अत्याचार अगर कहीं होते हैं तो वो मध्य प्रदेश में होते हैं। भाई इन आंकड़ों को आप छिपा नहीं सकते। ये आंकड़े आपके जो मुंह चलाना है उसको चढ़ाते हैं। किस तरह से आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पैसा अधिनियम के जो नियम बने हैं उसके कुछ प्रावधानों पर भी गौर करने वाली बात है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कृषि कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए थे कि अगर कोई किसान जो है किसी विवाद की स्थिति में है तो वो एसडीएम कोर्ट से जाके और अपनी आपत्ति ले सकता है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था इसमें की है कि ग्राम सभा से अगर कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा में आदिवासियों का वर्चस्व है, उनका बहुमत रहेगा, तो वो निर्णय ले लेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति जिसको गांव की जमीन चाहिए, आदिवासियों की जमीन चाहिए, वो अगर ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो पूरे के पूरे गांव के निर्णय के ऊपर जो है वो एसडीएम जो है उस पर निर्णय कर देगा, एक अधिकारी। तो ये नियत दिखाता है कि ये इन्होंने एक निधि की व्यवस्था करने की कही है कि ग्राम सभा निधि की व्यवस्था करेगी पैसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए। उसका रोड मैप कहाँ है? तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं समझता हूं सत्यप्रकाश जी भी कुछ इस पर क्लियर करेंगे। सत्यप्रकाश जी से अब ये सवाल ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए, एक तो टाइमिंग को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है इसलिए पेशा कानून भी ले आया गया और इस तरीके से समारोह बड़े स्तर पर मनाया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस जो कानून को लाया गया इसके भीतर भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां, और उस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, या फिर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगने चाहिए? आप थोड़ा समझाइए इस बात को। जी अमितोष जी, एक चीज बताऊं जी। सबसे पहले तो अगर देश के ऐसे लोग जो संस्कृति, फॉरेस्ट, जल संरक्षण और समाज की जुड़ी हुई वो परंपराएं को संरक्षित करने में महती भूमिका निभाते हैं, अगर उनके विकास में कुछ भी कदम सरकार उठाती है तो वो बहुत स्वागत योग्य है और अच्छी बात है। लेकिन मैं बस यहां एक प्रश्न जरूर जानना चाहता हूं कि 2003 से लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ। कुछ थोड़े से समय के लिए बीजेपी बाहर रही, उसके पहले की तो बातें पूरी बीजेपी प्रवक्ता कह ही चुके हैं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, और जो किया दोनों ने बराबर ही किया। मैं तो ये मान के चलता हूं, कोई का कम कोई का ज्यादा, लेकिन इस क्षेत्र में काम किया। लेकिन जब 2018 में बीजेपी को 47 में से मात्र 16 सीट्स मिलती है, उस समय बीजेपी ने 2020 में वापसी के पास ताबड़तोड़ इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार के विकास में एक महती भूमिका निभाई है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आगमन हो या शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बहुत सारी स्कीम का लॉन्चिंग हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इससे सीधा सीधा मीनिंग निकलता है कि क्या आप केवल 2023 के इलेक्शंस को ध्यान में रखकर ये स्टेप लेते हैं या वास्तव में इस वर्ग का कल्याण चाहते हैं? आपको बताएं, आज भी आदिवासियों का सिर्फ वो वर्ग ही एसटी का रिजर्वेशन लेकर या उनके जो वेलफेयर में स्कीम है उनका फायदा उठाकर अपने आप को उन्नत बना पाया है, जो केवल शहरी क्षेत्र के लोगों से या नेताओं के करीब संपर्क में रहा या करीब में रहा। अगर उनकी स्थिति देखना है तो आप उन रिमोट एरिया में जाइए, वहां शैडो एरिया में जाइए, जहां आपको पता लग जाएगा कि आदिवासी प्रदेश का क्या है। ये मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें भारत में के हर राज्यों में सबसे अधिक आदिवासी यहाँ है। तो यहां पर आदिवासियों के वेलफेयर में जितनी स्कीम्स आने चाहिए शायद रेस्ट ऑफ कंट्रीज में इतनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं। अब पैसा एक्ट पर थोड़ा सा आपने प्रश्न किया था, देखिए पैसा एक्ट एक बहुत बड़ा इनके जीवन में एक उन्नति, उनके जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए बड़ा स्टेप है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर मिनरल्स
ये सब उन्हीं आदिवासी इलाकों में ही होते हैं और जिन पर ना केवल सरकार का डेवलपमेंट या उसका रेवेन्यू यानी एक्स चक्कर का जो प्रमोशन है वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन एक चीज है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा हो। विचार ये है, मैं पैसा एक्ट में एक भी कमी नहीं है, भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता जी बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता पैसा एक्ट में कोई कमी है, लेकिन पैसा एक्ट क्योंकि वो तो लागू करना है, जो राज्य करेगा वो अच्छा स्टेप लेगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में आज भी कह रहा हूं, इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं उनमें थोड़ी सी जागरूकता की या अशिक्षा के कारण वो उतनी उन चीजों को नहीं समझ पाते। क्या जिन लोगों को फायदा होना, जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, क्या उनको घुमा के ग्राम सभा के माध्यम से अपने सचिव या सरपंच को पटाकर पूरी ग्राम सभा कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी का यहाँ पर फायदा ज्यादा हो जाए और जिसके लिए तो लाया गया ये सवाल केवल इस पर आता है। हाँ बिल्कुल। ब्रिज गोपाल जी थोड़ा इस बात को समझाइए, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाली पार्टी का फायदा हो गया जिसके लिए एक्ट है भी नहीं, और जिसके फायदे के लिए एक्ट लाया गया उसको कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, जिनका संपर्क किसी भी नेता से नहीं है, जिनका संपर्क बहुत ज्यादा अधिकारियों से या ग्राम पंचायतों से भी नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो पाता है, उनके लिए सब समझाइए कैसे ये फायदेमंद होगा। फिर पहले सबसे पहले एक बात कि हमने ये अपने फायदे या किसी के नुकसान नहीं बनाया, हमने तो केवल जो कुछ कर रहे हैं वो आदिवासियों के कल्याण के लिए हो रहा है, और मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कल्याण करता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अब दूसरी बात जो है कि आपने कहा कि वहां तक उनके पास सूचना कैसे पहुंचेगी, उन पर जान, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, महामंत्री और उसका BLA नहीं है। तो हम तो एक ऐसा संगठन है कि सत्ता के द्वारा जो हम जनकल्याणकारी कार्य कर रहे हैं उसको पहुंचाने का हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जिस समुदाय को आजादी के 75 वर्षों तक ना तो पढ़ने दिया, और मैं आपको फिगर्स में बताता हूं, मध्य प्रदेश में 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार हटी तब मध्य प्रदेश में सिर्फ 12 सीट आदिवासी वर्ग के लिए डॉक्टरी में थी, MBBS करने की सिर्फ 12 सीटें, और आज अगर मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए हैं, तो ये इकोसिस्टम बनाने का काम हमने किया है कि हम उन्हें जो जीवन स्तर है उनका उसे सुधार सकें, उसे ऊपर ला सकें। अजय जाट जी, हंसना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिन कमलनाथ का मॉडल रखकर आप सिर पर घूम रहे हैं पूरे देश में, आप फिगर्स उठाकर देख लीजिए, छिंदवाड़ा से सर्वाधिक आदिवासियों का पलायन हुआ है इस पूरे देश में। जो आप जिनका मॉडल रखकर घूमते हैं कि हमने छिंदवाड़ा को डेवलप किया था, क्योंकि छिंदवाड़ा में आपने उन आदिवासियों को वंचित रखा। उन्हें एक और बात बताऊं, पैसा एक्ट केवल उनके जल जंगल और जमीन की रक्षा नहीं करेगा, पैसा एक्ट को समझिए ये उनके सामाजिक ताने वाने की भी रक्षा करेगा। जो उनके सामाजिक मूल्य हैं, जो इस देश के हमारे आदिवासी भाइयों के अपने सामाजिक मूल्य हैं, उनकी रक्षा का अधिकार भी सरकार ने इस पैसा एक्ट में उनको दिया है। केवल संपत्ति होने से, केवल उनके पास हक होने से काम नहीं चलता। जब हमारी संस्कृति अगर कोई हमसे छुड़ा लेगा तो हमारी जमीन साथ नहीं देगी, क्योंकि जो हमारी संस्कृति होती है वो हमें गौरव प्रदान करती है। हमने उन्हें गौरव देने का काम किया है, और इस पैसा एक्ट के माध्यम से हम उन आदिवासियों का कल्याण करेंगे, और ये जो हमारा अंत्योदय है उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। चलिए मुस्कुराहट की वजह भी सुन लेते हैं यहाँ पर। याद रखिएगा आनंद जाट जी, ये हंसी और ये मुस्कुराने की वजह बताइए जरा, ये भी समझाइए यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही नारा है, ध्यान भटका दो। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं आता है क्या? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी की और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? 18 साल से यहाँ शिवराज सिंह चौहान नाकारा बैठे हुए हैं क्या? नकारा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, छिंदवाड़ा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। किस तरह की बातें करते हैं आप? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपने छिंदवाड़ा में इतना पलायन हुआ, उसके बाद वहां कोई नीति नहीं दी, और आज 18 साल बाद आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा अधिनियम हमने लागू कर दिया।
किस तरह की बातें कर रहे हैं? नेमावर पर जवाब दीजिए, आप सिवनी पर जवाब दीजिए, आप खरगोन पर जवाब दीजिए, आप नीमच पर जवाब दीजिए। आदिवासियों के साथ लगातार छलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और आप जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद आपके चक्षु खुले कि अब आदिवासियों को जो है मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि विजन वाली सरकार ने आस्थान योजना उनके कल्याण के लिए लाई, उनके देव स्थानों को सुरक्षित करने के लिए, उनके कल्याण के लिए अन्न की योजना प्रदान की। इसलिए यहाँ बरगलाइए मत। रोजगार का रोडमैप कहाँ है? 1 लाख रोजगार का झुंझुना लेकर घूम रहे हैं मामा जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, और मध्य प्रदेश की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद किया है मिस्टर घोटाला ने। आदिवासियों के हक के आप इस तरह की बातें करके बदलाइए मत। पेशा अधिनियम पर बात कीजिए, और पेशा अधिनियम पर मैं बताता हूँ कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। उसको झुंझुना बताकर उनका अपमान मत कीजिए, क्षमा करिए। किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, अपमानित तो आप कर रहे हैं। जिनकी पहचान व्यापक से है, जिनकी पहचान डंपर से है, जिनकी पहचान नेमावर के आदिवासी जघन्य हत्याकांड से, जिनकी पहचान हुड़दंग और भीड़ की हत्या से है, जिनकी पहचान खरगोन में आदिवासी कस्टडी में हत्या से है, वो मिस्टर घोटाला आज मध्य प्रदेश में लोगों को भड़काने के लिए नहीं। सर, आदिवासी तो अपनी जमीन के मालिक हैं, आदिवासी तो अपनी जमीन के मालिक हैं ही, तो ये जो कॉन्फिडेंस है फिर किस तरीके से लाया जाएगा यहाँ पर? सत्य प्रकाश जी, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए। अब छिंदवाड़ा का जिक्र चूंकि यहाँ पर कर दिया ब्रजगोपाल जी ने, और सवाल फिर उठा कि छिंदवाड़ा क्या मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है? ऐसे दूसरी जगहों का भी जिक्र किया, लेकिन आदिवासियों के हित की बात हो रही है, फायदा या नुकसान की बात नहीं हो रही, ये भी कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी। तो ये हित क्या है और फायदा क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए मुझे, अगर विस्तार से समझा सकें। अमितोष जी, एक चीज बताएं। जी सर। हालांकि ब्रजगोपाल जी विद्वान व्यक्ति हैं, और क्या बोल जाते हैं, ये बात सही है कि क्या मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का पार्ट नहीं है? ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। किसी लीडर की ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या ग्वालियर हो जाएगा? जबलपुर क्या विवेक तनखा या दूसरे लीडर्स का हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश यहाँ के मुखिया का मध्य प्रदेश है, और उसका एक एक पार्ट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूं, चाहे तो कन्वर्जन हो जिसमें धर्म के साथ साथ संस्कृति का दूसरी संस्कृति में संविलियन है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक बड़ा प्रहार है। दूसरा, आप जानते हैं कि नक्सलाइट कैसे पनपा, वो भी आदिवासियों में क्यों आया? ये 2 आदिवासियों की सबसे बड़ी चिंता के विषय हैं। वो इन विषयों पर कितने कारगर कदम, चाहे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट लगातार कई दशक रही मध्य प्रदेश में, और संयुक्त छत्तीसगढ़ में रही, इसके बाद यहां बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस मामले में कितने कदम उठाए जिससे रोजगार मिला हो और लोगों का पलायन रुका हो। पलायन छिंदवाड़ा से होगा ये विषय नहीं है, पलायन ये है कि जितने भी ट्राइबल बेल्ट हैं उनसे कितना पलायन हो रहा है, इसके लिए कितने कारगर कदम, या उन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में कितनी इंडस्ट्री लाए हम, कितनी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री लाए, कितनी हम यूनियन गवर्नमेंट की इंडस्ट्री लाए हैं। सवाल ये बनता है, सवाल ये नहीं बनता है कि पैसा एक्ट लाके केवल उनसे ये कह दिया जाए कि आप ये परमिशन कर दें, और हम कोई किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर या बड़े ठेकेदार को लाके हम वहां जमा दें, और जो माइंस का काम करके जो 50 करोड़ का भी आदमी नहीं होता वो 5000 करोड़ का हो जाता है। ये कभी सोचा है कि उस पैसे से, जिस पैसे की जिस पर अधिकार, मैं तो ये मानता हूं कि जल जंगल जमीन पर अधिकार आदिवासी का अधिकार है, और सबसे पहले उसको उस चीज का फायदा होना चाहिए, इसके बाद दूसरे के लिए जाना चाहिए। देखिए, प्रकृति संरक्षण सबसे बड़ी चीज क्या है? आज भाजपा किस चीज को फोकस कर रही है? भाजपा मेनली संस्कृति को फोकस कर रही, सनातन धर्म को फोकस कर रही है। संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक अगर कोई है तो वो आदिवासी हैं, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स। वो मैं नहीं मानता कि वो आज संस्कृति को ले चलते, वो तो अपना रूप बदलते रहते हैं। क्या हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके, क्या टाटिया भील मामा या दूसरे बिरसा मुंडा जैसे बड़े लीडर्स को, जो आदिवासी लीडर हैं, उनकी स्टैचू बनाकर क्या उनका वास्तविक विकास हो रहा है? सवाल इस बात पर है कि ये चीज नहीं भी बनेगी। जैसे कि मान लो कोई कहता है कि हमारा लीडर, मतलब विकास जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि और मजबूत बनाया जाए। थोड़ा सा अमितोष जी, ये आज प्रेसिडेंट मुर्मू जी, एक बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस पद पर अगर कोई ट्राइबल लेडी बैठी है, ये सौभाग्य की बात है।
लेकिन ये इसलिए नहीं है कि अगर उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई जिससे कि पूरे ट्राइबल कम्युनिटी का विकास हो गया, हर कोई प्रेसिडेंट थोड़ा बन गया। सवाल इस बात पर है, यहां पर सोचने का, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी कर रही है, दोनों पार्टी इस चीज का फायदा उठाती रही हैं। क्या इसके पहले 2003 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी? उन्होंने कितनी स्टेप लिए इस समाज के या इस कम्युनिटी के विकास के लिए, जरा वो भी सामने आना चाहिए। ब्रिज गोपाल जी, इसका जवाब सर आप दीजिए। और एक सवाल ये भी है कि छिंदवाड़ा का आपने चूंकि जिक्र किया था, तो अब ये मानकर चलें कि अब जिस तरीके से आप मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये कारगर साबित होगा और आने वाले वक्त में जो पलायन जिन जिन जगहों से भी हो रहा है, आदिवासियों का, जनजातियों का, वो पलायन थमेगा, उसकी गति रुकेगी। स्वयं वही रोजगार जनरेट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो अभी प्रश्न उठाया सत्य प्रकाश जी ने कि हम उनके मूर्ति बनाते हैं, उनके स्टेचू बनाते हैं, इसकी विकास की अवधारणा से क्या संबंध है? आप एक बात समझ लीजिए, विकास की अवधारणा, उन्नति की अवधारणा आइकॉन्स पर डिपेंड करती है। यदि मेरे पास प्रतीक नहीं होंगे, आज जो भी समृद्ध समाज है दुनिया में, उनके पास अपने प्रतीक हैं, अपने आइकॉन्स हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। आप देखिएगा कि किस तरह 75 वर्षों में उन्हें दबाया गया, उन्हें कुचला गया। आज हम उन आइकॉन्स को जब ऊपर उठाते हैं तो उस आदिवासी वर्ग के भाई के हृदय में भी एक नया आत्मविश्वास, एक नया पलायन थमेगा सर। चूंकि समय थोड़ा सा कम है, मेरे पूर्वजों 5 सेकंड बात पूरी कर दीजिए सर। जी बस कि उनमें एक ऊर्जा आती है कि मेरे पूर्वजों ने जो किया है उसे मैं दोहरा सकता हूं, उसे मैं कर सकता हूं। और ये जो ऊर्जा है, ये नए मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में सबसे तो ऊर्जा सरकार में आएगी या फिर आदिवासियों में? सर जल्दी बस दोनों में आएगी। हमारे आदिवासी भाई को ऊर्जा देने का काम हम कर रहे हैं। और जहां तक, चलिए ठीक है सर, आपने शुरू में कहा था कि वोटों के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल, वो काम कांग्रेस के पास। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि विकास की यहां पर बात हो रही, तो हित होना चाहिए आदिवासियों का हर हाल में। यही बीजेपी भी चाहती है, यही कांग्रेस भी चाहती है और यही तमाम सियासतदान भी इस बात को चाहते हैं और खुद आदिवासी और जनजाति भी चाहते हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पलायन रुकता है और कितना विकास यहां पर होता है। थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा। तो आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।